का हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रसायन। इसके सभी नोट्स मैंने आपको ग्रुप के द्वारा, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके द्वारा आपको सभी को प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आई होप हमें ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आपने अच्छे से लिख भी लिया होगा। हमारा जो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है परस रसायन। परस रसायन यानी सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, परस रसायन का मतलब क्या होता है। परस्त रसायन यानी ये रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी ठोस पदार्थ की, मान लो कि कोई भी एक ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ की ऊपरी सतह का मतलब यानी ऊपर वाली सरफेस। जैसे मान लो कि ये ठोस पदार्थ है और इसकी ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इस पर ये ऊपरी सतह पर होने वाली किसी भी भौतिक या रासायनिक घटना का अध्ययन किया जाता है। किसका? किसी भी भौतिक तथा रासायनिक घटना का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई भी भौतिक घटना हुई हो या कोई रासायनिक घटना हुई हो, यानी किसी भी ठोस पदार्थ की ऊपरी सतह पर होने वाली किसी भी भौतिक तथा रासायनिक घटना का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, परस्त रसायन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे होगी, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी ठोस पदार्थ की ऊपरी सतह पर होने वाली घटना का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, परस्त रसायन कहते हैं। अब इसमें जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अधिशोषण। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण का मतलब है, यानी जो हमने अभी कहा था कि भाई हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, यानी किसी ठोस पदार्थ की ऊपरी सतह पर होने वाली घटना का अध्ययन करेंगे, वो चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, तो उसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर है, परस्त रसायन के अंदर। तो हमारा एक टॉपिक होता है अधिशोषण। इसी तरीके से इससे रिलेटेड एक जुड़ा हुआ इसी जैसा लगने वाला एक टॉपिक और होता है जिसका नाम होता है अवशोषण। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अधिशोषण और अवशोषण एक ही प्रक्रिया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। इसको मैं आज आपको समझाता हूँ कि कैसे अलग है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जिससे ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो, अगर कोई भी ठोस पदार्थ है, मान लो कि ये कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो इस पर दो चीजें होती है। हम ये जो ऊपर वाला भाग होता है उसको कहते हैं सतह, और जो अंदर वाला भाग होता है उसको कहते हैं स्थूल। ठीक है, यानी एक सतह है, एक स्थूल है। यानी कह सकते हो कि अगर मान लो कि मैं अपने हाथ को ठोस पदार्थ कहूं तो ये ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर्स है इसको बोलते हैं सतह, और अगर इसके इस खाल के अंदर जाके देखे जाए तो उसके अंदर वाला जो पार्ट है, अंदर की जो प्रक्रिया है, अंदर का जो भी भाग है उसको क्या कहोगे, स्थूल। अब इसका क्या है कि अगर हम देखें ना, कोई भी ठोस पदार्थ है, जैसे मान लो कोई चेयर है हमारी गार्डन में रखी हुई है, और उसके ऊपर क्या होता है कि अगर कुछ टाइम रखी रहे तो उसके ऊपर धूल जमनी शुरू हो जाती है। काफी टाइम तक अगर रखी रहे तो धूल जमती रहती है, और उसके ऊपर मिट्टी के बहुत सारे कण इकट्ठे हो जाए तो हम कह सकते हैं, यानी किसी ठोस पदार्थ पर, ये क्या है, ये एक ठोस पदार्थ है, यानी किसी ठोस पदार्थ पर अगर कोई बाहर से यानी अन्य कोई पदार्थ के कण आकर इकट्ठा हो जाए, जैसे मान लो कि एक ठोस पदार्थ था, इसी तरीके से अगर मान लो कि अगर ये ठोस पदार्थ है, ये क्या है इसका, ये इसकी सतह भाग है, और ये क्या है, ये अंदर का वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, स्थूल। यानी ये कोई एक ठोस पदार्थ है जिस पर किसी अन्य पदार्थ के कण आकर इसकी सतह पर इकट्ठा हो जाए। सतह का मतलब तो समझ रहे होगे ना, ऊपर। अगर इस तरीके से इकट्ठा हो जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अधिशोषण। यानी अधिशोषण कह सकते हो, यानी किसी ठोस पदार्थ पर, किस पर, किसी ठोस पदार्थ की ऊपरी सतह पर किसी अन्य पदार्थ के कणों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अब तुम सोचोगे कि ये अवशोषण क्या है। अवशोषण का मतलब देखो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको यहां समझ में आ जाएगा कि मान लो कि हमारे पास एक चौक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा। हमारे पास क्या है, चौक, डस्टर यानी बोर्ड पर लिखने वाली एक चौक, इस तरीके की होती है चौक। ठीक है, मान लो कि इस तरीके की एक चौक है,
जिसका बोर्ड पर लिखा जाता है, और इसको मैं एक कलर यानी रंजक के अंदर डाल दूं। किसके? रंजक, रंग। कलर में क्या होता है कि डाइज होती है और पानी होता है, दो चीजें उसके अंदर होती है। अब मैं इसको किसी रंग के अंदर डुबो दूं, मैंने इसको क्या किया कि किसी रंग के अंदर डुबो दिया। अब रंग के अंदर डुबोने पर क्या होगा कि इसका कलर जितनी भी ये होगी, जिस कलर में इसको डुबोया जाएगा उसी रंग की हो जाएगी सारी ऊपर से। ठीक है, यानी इसके ऊपर मान लो कि इसको लाल रंग में डुबो दिया तो ये सारी क्या हो जाएगी, चौकअप लाल हो जाएगी। लेकिन तुम इसको जैसे ही तोड़ के देखोगे, क्या क्या तुमने इसको तोड़ दिया, इसके दो भाग कर दिया अलग अलग, इसके क्या किया, इसके अलग अलग दो भाग कर दिए। अब तुमने देखा होगा कि ऊपर वाला जो भाग है, यानी ऊपर चौक की जो ऊपरी सतह है वो लाल रंग की होगी, लेकिन जो इसका ये अंदर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये बिल्कुल फिर भी सफेद ही होगा। अब इसका मतलब क्या है, यानी जो डाइज है, जो रंजक है, वो केवल चौक की ऊपरी लेयर्स पर है। तो यानी अगर मान लो कि ये चौक है, तो जो इसको मगर रंग के अंदर डुबाऊंगा तो जो रंग होगा, जो कलर होगा, वो इसके ऊपरी सतह पर होगा। जैसे इसको मैं तोड़ के देखूंगा तो अंदर से फिर भी सफेद निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो चौक है उस पर जो डाइज है वो ऊपरी तरफ है, ऊपरी तरफ आरोपित है, तो इसलिए इस घटना को हम क्या कहेंगे, अधिशोषण। लेकिन तुमने देखा होगा कि अगर उस चौक को तोड़ोगे, तोड़ने के बाद आपको महसूस होगा कि वो अंदर से भी गीली है। अब गीली होने का मतलब क्या है, अगर देख लो अगर कोई पदार्थ, जैसे मैं भी कह रहा था कि ये सतह है, सतह पर आकर मान लो अगर ये चौक होती तो इसकी ऊपरी सतह पर ये लाल रंग के चौक होते, लेकिन ये इसका अंदर वाला जो भाग है ये भी गीला होगा। तो इसका मतलब जो पानी है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो पानी है, हमारा जो जल है, वो क्या है कि वो इसकी सतह से होता हुआ इसके स्थूल भाग में प्रवेश करता है। कौन से भाग में? स्थूल भाग में। अगर कोई पदार्थ किसी भी सतह से होता हुआ उसके स्थूल भाग में प्रवेश कर जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अब देखो समझ लो, एक छोटा सा मैं तुम्हें और एग्जांपल बताता हूँ। तुमने देखा होगा ना कि अगर घर में कहीं फर्श पर पानी पड़ जाए, क्या होता है कि अगर हमारा जो घर का फर्श है, जो फ्लोर है, उस पर पानी इकट्ठा हो जाए, अब हम क्या करते हैं, तो कोई एक कपड़ा लेते हैं, इस पर इसके ऊपर डाल देते हैं। अब वो क्या करता है कि अगर मान लो ये कपड़ा है तो पानी इसके अंदर इसकी सतह से होता हुआ क्या करता है कि इसके स्थूल भाग यानी इसके अंदर प्रविष्ट कर जाता है। तुमने देखा होगा कि पानी सारा का सारा कपड़ा सोख लेता है। अब वो सोख कर पानी इसके अंदर एंट्री कर गया, यानी इसके स्थूल भाग में चला गया, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवशोषण। उसको अधिशोषण नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, अवशोषण। आई होप आप समझ गए होंगे कि अवशोषण और अधिशोषण दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। और अधिशोषण में आपको लिखना क्या है, अधिशोषण में लिखोगे यानी अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ की ऊपरी सतह पर किसी अन्य पदार्थ के कणों का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। यानी किसी भी ठोस पदार्थ की, मान लो जैसे ये ठोस पदार्थ है, किसी भी ठोस पदार्थ की ऊपरी सतह पर किसी अन्य पदार्थ के कणों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। एग्जाम्पल में तुम कह सकते हो, क्या एग्जाम्पल में तुम ये चौक वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर कपड़ों पर धूल का इकट्ठा होना। किस पर? कपड़ों पर धूल के कणों का इकट्ठा होना। अगर किसी भी, तुमने देखा होगा ना कि अगर हम कहीं धूल भरे डस्ट वाले एरिया से गुजर रहे हैं तो तुम्हारे उस कपड़ों पर बहुत सारी धूल आकर इकट्ठी हो जाती है, तो इस प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। ये भी कह सकते हो कि हमारी जो कॉपियां होती है, जो हम लिखते हैं पेन से, वो भी प्रक्रिया क्या है, अधिशोषण। तुमने देखा होगा ना, वो पेज के हम ऊपरी सतह पर लिखते हैं, हमारी जो इंक होती है वो उसका जो रंजक पार्ट है वो क्या होता है, पेज के ऊपरी सतह पर, लेकिन उसका जो गीला जो भी अंदर यानी जल वाला जो पार्ट है वो उसके इंटरनल जा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन हमारा ये भी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। ठीक है, अब आगे इसी में एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं। इन पे तुमने देखा होगा ना कि हम जब बोर्ड पर लिखते हैं तो उसके बाद उसको साफ करने के लिए डस्टर यूज करते हैं। अब अगर मेरे पास यहाँ डस्टर भी नहीं है, मान लो कि अगर ये डस्टर है तुम्हारा, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे साफ कर देते हैं, आसानी से क्या हो जाता है, साफ कर देते हैं। फिर तुमने देखा होगा कि हमारा जो डस्टर होता है, ये डस्टर अगर जो हमारा है तो जो धूल के कण है वो डस्टर के ऊपरी सतह पर होते हैं। अगर हम उस सतह को थोड़ा सा उखाड़ के देखें तो वे कण, जो धूल के कण है वो अंदर की तरफ नहीं होते, वे केवल उसकी सतह पर होते हैं। इस घटना को भी हम क्या कह सकते हैं, अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप। अब इसमें दो टॉपिक और है इसी से रिलेटेड, एक होता है अधिशोष्य, एक होता है अधिशोषक। अधिशोष्य और एक होता है अधिशोषक।
देखो ये दोनों क्या है, अधिशोष्य व अधिशोषक क्या है। अभी ये इसी से रिलेटेड है कि मैंने कहा था कि किसी ठोस के ऊपरी सतह पर किसी अन्य कणों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। अब अगर मैं इसी प्रक्रिया को कहूं कि किसी ठोस पर जब कोई अन्य पदार्थ के कण इकट्ठे होते हैं, जैसे ये कण इकट्ठे हुए हैं, ये क्या है, ये कण है, किसी के भी धूल के भी हो सकते हैं, किसी के भी, तो बाहर सर किसी ठोस पदार्थ की ऊपरी सतह पर इकट्ठा होने वाले कणों को अधिशोष्य कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अधिशोष्य। और जिस ठोस पदार्थ पर ये इकट्ठा होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। इसको क्या कहोगे, अधिशोषक। इसका मतलब ये है अगर कोई ठोस पदार्थ है उस पर जो कण इकट्ठे हुए वे क्या है, वे तो है अधिशोष्य, और जिस पर इकट्ठा हुए वो ठोस क्या है, वो ठोस हमारा क्या है, वो है अधिशोषक। ठीक है, तो अधिशोष्य अधिशोषक इसी के एक दो कह सकते, दो पार्ट है छोटे छोटे। तो ये क्लियर हो गया हमारा टॉपिक। लेकिन अब इसके थोड़े से प्रकार की बात कर लेते हैं। इसके अब देखो ये एक बात हो रही है यहाँ पे कि हमारे पास थे अधिशोषक और एक था अधिशोष्य। अब हमें पता है कि जो ठोस है ये कोई ठोस पदार्थ है, यानी इसको क्या कहोगे, ठोस पदार्थ को अधिशोषक। क्या कहोगे, अधिशोषक। और ये क्या है, ये है अधिशोष्य। तो हम कह सकते हैं कि अब जो हमने इनको डिवाइड किया, जो उसका वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण में हम क्या करते हैं कि हम किसी न किसी चीज को आधार बनाते हैं, यानी बिना आधार बनाए तो हम वर्गीकरण नहीं कर सकते। हम यहाँ पर आधार बनाएंगे अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य बाइंडिंग को, कि अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य जो बाइंडिंग है वो किस प्रकार की है। अब यहाँ पर हम इस बाइंडिंग के आधार पर अधिशोषक यानी अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य बंध प्रवृत्ति के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। एक भौतिक एक रासायनिक।